वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आने वाली परीक्षा आरओ, एआरओ, बीईओ और पीसीएस 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जीएस के। तो यहाँ से जो है आपको फ़ायदा ये होगा कि चाहे आप पेपर देने जा रहे हैं आरओ, एआरओ का, चाहे पेपर देने जा रहे हैं बीईओ का या फिर पीसीएस 2024 का, तो इस सीरीज़ को भैया आप लोग प्रॉपर फॉलो करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब मैं यहाँ कराऊंगा और यहाँ से आपको विश्वास मानिए पेपर में सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे। देखो भाई, प्रश्न नंबर 23 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 23 देखो भाई, आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल गाजियाबाद सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में ही पड़ता है। अगर आप मेरी साइड से मतलब कासगंज की तरफ से, फर्रुखाबाद की तरफ से अगर आप कानपुर जाओगे तो ट्रेन से दिखता है, प्रॉपर रास्ते में ही है, कानपुर में ही है। फिर है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भैया गोरखपुर में नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा साथियों वाराणसी में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? वाराणसी। ठीक, बनारस में मिलेगा, तो गोरखपुर में नहीं है। बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ में एक संस्थान और है जो पेपर में अक्सर करके पूछ लेता है, उसको भी यहाँ पे देख लो। वो है विश्व अनुसंधान संस्थान। वो है विश्व अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक से अधिक कथन दिए हुए हैं और आपको इसको बताना है। ठीक, चलिए, तो इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आखिरकार साथियों व्यापार और वाणिज्य होता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य, इसको आप समझ लो। व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है? देखिए, व्यापार क्या है? व्यापार है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी किसी वस्तु और सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाना, यह व्यापार है। लेकिन साथियों जब आप किसी वस्तु या किसी सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। ट्रांसपोर्ट लगेगा, मैन पावर लगेगा, दुनिया भर की चीज़ें लगेंगी जो इस काम को करने में आपकी सहायता करेंगे। तो देखो, व्यापार क्या है? व्यापार का सीधा सा अर्थ है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देना। ठीक है, बदले में उससे धनराशि प्राप्त करना, ये व्यापार है। लेकिन साथियों इस काम को करने में केवल इतना आसान नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और जनता को दे दिया, उसे यूज़ कर लिया, नहीं। इस काम को करने में बहुत सारी चीज़ें और लगेंगी। तो साथियों वाणिज्य होता है व्यापार को करने के लिए या वस्तु विनिमय और सेवा विनिमय को करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है उन्हें हम कहते हैं वाणिज्य। तो व्यापार है चीज़ों का आदान प्रदान, ठीक है, वस्तु विनिमय, सेवा विनिमय, लेकिन इस काम को करने में जिन और चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं वाणिज्य। तो बात समझ में आई आपको? ठीक है, यानी अगर हम एक लाइन में इसको समझें तो हम इसको कह सकते हैं
कि व्यापार है वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार क्या है, लिख देता हूं यहां पे, व्यापार है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक। और कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए वाणिज्य क्या है, तो आप बताओगे वाणिज्य है विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रणाली। यानी जब आप व्यापार करोगे तो व्यापार में जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को दूर करने का काम करता है वाणिज्य। ठीक है। हाँ, यानी वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है, ध्यान रखना। वाणिज्य क्या है, वाणिज्य है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी। अब इसी से जो है आधारित हमारा सवाल है, उसे हम देखते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है, इसको देखते हैं। अब आप देखिए, वाणिज्य के संबंध में कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। देखो, ठीक है, अब आप इस सवाल को देखिए। ओके, पहला कथन देखिए। पहला कथन है यहाँ पे, यह वाणिज्य की बात हो रही है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी क्या बताया, वाणिज्य का काम ही ये है कि व्यापार में आने वाली समस्याओं को दूर करना। और दूसरा स्टेटमेंट, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ये जो है एनसीईआरटी का, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, एनसीईआरटी का क्लास 11th या 10th का जो है चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का, उसमें प्रॉपर जो है व्यापार और वाणिज्य की परिभाषा दी हुई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी बढ़िया। इनमें से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र डेल्टा नदी पर अवस्थित है, यह आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन है कुंडापुर, दूसरा होन्नावर, तीसरा मालपे और चौथा कोरिंगा। यह आपको बताना है। देखिए, फिलहाल जो इसका आंसर है वो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, इसका जो आंसर है वो है कोरिंगा। कोरिंगा जो है मैंग्रोव क्षेत्र, ये डेल्टा नदी के मुहाने पर है। और ये कहाँ पड़ता है साथियों, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एक जगह है काकीनाडा, काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ है। काकीनाडा, यहाँ पर आपको मिलेगा कोरिंगा। किस नदी के किनारे पर है, तो ऑब्वियस बात है गोदावरी लिखा है तो यही होगा। लेकिन बाकी ये जो है इनको भी एक बार आप देख लो, महत्वपूर्ण रहेगा ये। देखो भाई, अगर हम बात करें कुंडापुर की, तो कुंडापुर जो मैंग्रोव क्षेत्र है या कुंडापुर का जो डेल्टा है, ये आपको मिलेगा कर्नाटका में स्वर्णा नदी के किनारे। लिख देता हूँ, ये कहाँ पर है, ये डेल्टा क्षेत्र या मैंग्रोव क्षेत्र है कहाँ पर, स्वर्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटका में। होन्नावर की अगर हम बात करें साथियों, तो होन्नावर जो है ये भी कर्नाटका में है, शरावती नदी पर, ध्यान रखना, कर्नाटका में। और मालपे की अगर हम बात करें साथियों, तो मालपे जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, ये एक बीच टाउन है। लिख देता हूं यहाँ पे, मालपे क्या है, एक बीच टाउन है। बीच टाउन, बीच टाउन मतलब एक, हम कहेंगे जो समुद्र के किनारे जो होते हैं उन्हें बीच कहा जाता है। तो वहीं पर एक प्यारा सा शहर बसा हुआ है, एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि कर्नाटका में है। एक जगह पड़ती है उडुपी, वहां पर पड़ता है ये उडुपी, सही है ना, तो यहां पर है। तो इनको भी देख लेना साथ ही साथ, महत्वपूर्ण है भाई, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए इनमें से कोई भी। अगला प्रश्न देखो यार, अगला प्रश्न है, रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। रामसर, देखो
इनमें से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि भारत के किसी राज्य में स्थित है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो रामसर समझौता क्या है। देखो भाई, रामसर समझौता आया है 1971 में, पहला तो आपको याद रखना है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आया है 1971 में। ईरान के रामसर में ये समझौता हुआ था। और याद रखिएगा कि रामसर समझौता किससे जुड़ा हुआ है? रामसर समझौता साथियों जुड़ा हुआ है आर्द्र भूमि संरक्षण से। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है साथियों ऐसी दलदली जगह जो पर्यावरण के लिए जरूरी है, ठीक है। और आर्द्र भूमियों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पृथ्वी का गुर्दा, किडनी ऑफ नेचर है ये, हमारे प्रकृति का गुर्दा है, क्योंकि आर्द्र भूमियां जल को साफ करने का कार्य करती हैं और दुनिया भर में इनको बचाना जरूरी है। इसीलिए हमने 1971 में कन्वेंशन किया जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन, जो कि जुड़ा हुआ है आर्द्र भूमियों से, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल है ये, इनमें से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में है? होकेरा, पॉइंट कैलीमेर, सोमुरारी और वुलर झील। देखो, पहला तो मुझे सवाल में कोई डाउट लग रहा है क्योंकि ये सभी भारत में ही है। जैसे अगर मैं होकेरा आर्द्र भूमि की बात करूं साथियों तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, तो ये भी यार इंडिया में ही तो है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट कैलीमेर। पॉइंट कैलीमेर कहाँ पर है? पॉइंट कैलीमेर आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक। सोमुरारी की हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा लद्दाख में। सोमुरारी, पैंगोंग त्सो, ये झील है। और वुलर की बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको जम्मू और कश्मीर में। अब इस सवाल को देखो हम एक बार समझते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। हाँ, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में है। तो देखो यार, भारत में तो सब है, बट इसका जो आंसर है हम क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे बी। अब बी क्यों करेंगे? बी इसलिए करेंगे साथियों क्योंकि देखो J&K क्या है? यूनियन टेरिटरी। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी। केवल एक ही राज्य ऐसा है जो पूर्ण राज्य है, वो है तमिलनाडु, इसलिए इसका जवाब तमिलनाडु होगा। सही है ना? तो पेपर में आंखें खोल करके रखना है। बहुत बार पेपर में हम क्या गलती करते हैं? बहुत बार पेपर में गलती कर देते हैं कि सवाल पूरा पढ़ते ही नहीं है। हमने ये देखा ही नहीं कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, हम लगा जाते हैं कौन सा है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इस चीज़ को विशेष याद रखना विद्यार्थियों कि पहले सवाल को आप पढ़िए, एनालाइज करिए, तब उसको टिक करिए, क्योंकि एक सवाल आपको लाखों की भीड़ से आगे कर देगा और एक सवाल आपको लाखों की भीड़ में खड़ा कर देगा बेरोजगारों में। तो एक सवाल का महत्व आप समझिए, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट किस प्रांत में स्थित है? ग्वादर बंदर का देखिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है ये तो भाई, काफ़ी चर्चा में रहता है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर बंदर का ऑप्शन है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध। इसको सीधे सीधे याद रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खैबर पख्तूनख्वा इसका सही जवाब है साथियों। आगे देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहां पर आपको सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है स्थान और दूसरी तरफ दिया हुआ है यूपी में किस जगह पर है। तो ये जियोग्राफी का भी है और यूपी स्पेशल का भी है, दोनों का ही है। देखो जरा सॉल्व करेंगे इसको, चलिए। देखो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? देखिए बटेश्वर मेला आगरा में ही लगता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक। संकीशा नामक जो जगह है ये फर्रुखाबाद में है और संकीशा एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, ध्यान रखना। बौद्ध स्थल है संकीशा। बिठूर कहाँ है? बिठूर कानपुर में है। बिठूर क्यों फेमस है? क्योंकि बिठूर में ही रखा गया था नाना साहेब को। नाम सुना है आपने इनका, नाना साहेब और तात्या टोपे। तो ये कानपुर के बिठूर में ही थे और यहीं पर इन्होंने 1857 की क्रांति को अंजाम दिया। लेकिन ये जो आप देवा शरीफ देख रहे हो भाइयों, ये जौनपुर में नहीं है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं देवा शरीफ,
ये जौनपुर में नहीं है, फिर ये कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा बाराबंकी में। ठीक है, तो ये बाराबंकी में होगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं साथियों, जो कि पीसीएस 2024 के लिए चल रहे हैं, बीओ 2024 के लिए चल रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे पेड ग्रुप के माध्यम से भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट। फिर आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस जितना हम दें उतना पढ़ना है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना को कब लागू किया गया था? ऑप्शन देखिए 2012, 2015, 2008 या सन 2000। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, NFCC, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब आया है इंडिया में, आपको याद रखना है। तो भाइयों ध्यान रखना, NFCC आया है 2008 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NFCC जलवायु परिवर्तन पर जो है हमारी कार्य योजना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, राइन नदी कहां से निकलती है, मतलब राइन नदी के बारे में कथन। पहला कथन है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। ठीक है, चलिए देखो भाई, अब इनमें से हमें सही कथन की जांच करनी है। चलिए देखते हैं। देखो भाई, इसमें जो पहला कथन है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ये कथन गलत है। गलत क्यों है साथियों? तो गलत इसलिए है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी से बहती ही नहीं है। राइन नदी जो बहती है वो बहती है पश्चिमी जर्मनी से। ये कहां से होकर बहती है? जर्मनी के पश्चिमी हिस्से से होकर के बहती है। ठीक है, और जर्मनी और लग्जमबर्ग की सीमा से होकर के बहती है, नीचे ऑस्ट्रिया तक जाती है। तो ये आप कभी मैप पर इसको देखना, तो ये जर्मनी के बिल्कुल वेस्ट में मिलेगी, आपको पश्चिम की तरफ मिलेगी। ठीक है, तो ये कहना कि उत्तरी जर्मनी की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, ये कथन गलत है। दूसरा, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये कथन बिल्कुल सही है साथियों। राइन नदी को जो है हम कोयला नदी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी से जो कोयला निकलता है या यूरोप से जो कोयला की प्रोडक्शन हो रही है, उसको इसी नदी के माध्यम से ही विश्व के बाजारों तक पहुंचाया जाता है या यूरोप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए राइन नदी को कहा जाता है कोयला नदी। ठीक है, तो ये तो सही है। और विश्व का जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडैम का, एक नदी बंदरगाह, वो भी यहीं पर है, ये बात भी सही है। तो कथन दूसरा तो सही है, बट पहला सही नहीं। ठीक है, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? जवाब इसका हो जाएगा मेरे बच्चों केवल 2। सही है, क्योंकि पहला तो गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? ठीक, सीधे सीधे आंसर करना है, ज़्यादा इसमें कोई सोचने समझने की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखो कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको साथियों? ये मिलेगा आपको लखनऊ में। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक, याद रखना है सीधे सीधे, ज़्यादा इसमें कुछ भी ज्ञान विज्ञान नहीं है। अगला सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये प्रश्न आप देखिए और इसका आंसर करने का प्रयास करिए। देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, पहला कथन, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है।
दूसरा, ये दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो देखो, अगर मैं गैलापागोस द्वीप समूह की बात करूं तो गैलापागोस द्वीप समूह आपको कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में मिलेगा। बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका का कभी नक्शा देखना है तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से की तरफ आपको बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह मिलेंगे। इन द्वीप समूहों को हम लोग नाम देते हैं गैलापागोस। ठीक है, इन द्वीप समूहों को नाम दिया जाता है क्या? इन द्वीप समूहों को नाम दिया जाता है गैलापागोस। ठीक, ये गैलापागोस द्वीप समूह बने हैं ज्वालामुखी गतिविधियों से, ये भी ध्यान रखना। ये कैसे बने हैं? ये बने हैं ज्वालामुखी गतिविधियों से, यानी इनको ज्वालामुखियों ने बनाया है। ये बात भी बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, और अगर हम और इसमें देखें तो ये जो गैलापागोस द्वीप समूह है, इन्हीं के अंतर्गत एक द्वीप आता है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है डार्विन। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, डार्विन द्वीप। तो जो डार्विन द्वीप है ये भी गैलापागोस के अंतर्गत ही शामिल होता है, याद रखना महत्वपूर्ण है। दूसरा, किस राष्ट्र के अधीन आते हैं? तो भैया पेरू के अधीन नहीं आते। गैलापागोस जो आइलैंड है ये आता है इक्वाडोर के अंतर्गत, ध्यान रखना। किसके अंतर्गत आता है? इक्वाडोर के अंतर्गत आता है। और गैलापागोस की जो भाषा है वो है स्पेनिश। स्पेनिश भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो अब हम इसको अगर देखें, पहला कथन कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है, ये तो कथन भाई ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? सही तो है, ये तो कथन सही है। और दूसरा, ये दक्षिण अमेरिका के पेरू का हिस्सा है? नहीं, पेरू का हिस्सा नहीं है भैया। पेरू का हिस्सा कहाँ है? ये हिस्सा है किसका? इक्वाडोर का। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। दूसरा, यह अफ्रीकी भ्रंश में स्थित है। चलिए, पहला जो कथन है कि यह झील 4 देशों से घिरी है, ये गलत है। विक्टोरिया झील 4 देशों से घिरी हुई नहीं है, 2 देशों से घिरी है। कौन कौन से? उनमें पहला देश ऊपर की तरफ आपको मिलेगा युगांडा, ठीक है, फिर बीच में मिलेगी विक्टोरिया झील, ये बॉर्डर है, और नीचे की तरफ मिलेगा तंजानिया। ठीक, तो ऊपर युगांडा, नीचे तंजानिया, बीच में विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही उदय होता है नील नदी का, ध्यान रखना। ठीक है, यहीं से निकलती है। दूसरा, अफ्रीकी भ्रंश का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला गलत, दूसरा सही, यानी केवल 2। ठीक, आगे बढ़ो भाई। चलिए, तो ये हुआ आज का हमारा एक सेशन। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नए महत्वपूर्ण सवाल मिले होंगे साथियों। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए चैनल को, सब्सक्राइबर कम है, बार बार मैं यही अपील करूँगा कि थोड़ा सपोर्ट करिए हमें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।